हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गुप्त शासकों के बारे में जो है जानकारी देने वाले हैं कि गुप्त वंश पर किन-किन महान शासकों ने राज्य किया और गुप्त वंश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और गुप्त वंश के जो शासक हैं उन्होंने कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कौन-कौन सी विजय प्राप्त की, इनके बारे में हम संपूर्ण ज्ञान जो है देने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो की जो है आपको इस चैप्टर की गहराइयों को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त वंश के पहले शासक से। चलिए शुरू करते हैं गुप्त वंश के प्रथम शासक से। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 275 से लेके 300 ईस्वी था। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, जिसका शासनकाल 275 से 300 ईस्वी था। और इस बात की जानकारी हमें जो है जो सोर्सेस हैं, 3 स्रोतों से मिलती हैं कि गुप्त काल का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। इस बात की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है और वह 3 स्रोत कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, कुमारगुप्त का दिलवाड़ा, स्तंभ लेख, अब ये अभिलेख और स्तंभ लेख होता क्या है, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग जो है बताऊंगी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। और तीसरा सोर्स है जिससे हमें श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम जो शासक है वह श्रीगुप्त था। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इन 3 स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है वह श्रीगुप्त था। प्रथम शासक। अब ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख क्या होता है? जो उस समय के राजा थे वह क्या करते थे? उस समय के राजा शिला पर, यानी कि जो चट्टान है उस पर, या फिर कोई ताम्रपट्टिका यानी तांबे की कोई चादर है उस पर, या फिर कोई किसी पत्थर पर जो है अपने कुछ लेख लिखवा देते थे, ठीक है? उन्हें ही अभिलेख कहा गया है, ठीक है? इसी प्रकार से जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख का अर्थ होता है पिलर्स। कई जो लोग होते हैं या पुराने जो महल होते हैं, भवन होते हैं, ठीक है, उनकी छत के नीचे जो है कई बार इस प्रकार के जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स, ठीक है, वो बनाए होते हैं, उसे हम जो है स्तंभ कहते हैं। अगर स्तंभों पे कोई जो है लेख किसी राजा ने लिखवा दिया स्तंभों पर, ठीक है, तो उसे स्तंभ लेख कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो है समुद्रगुप्त शासक है, उसने अभी जो है प्रयागप्रस्ती अभिलेख, यानी उस अभिलेख का नाम क्या है? प्रयागप्रस्ती अभिलेख, जो किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त जो एक राजा है उसने जो अपने अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम है प्रयागप्रस्ती अभिलेख, उससे हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। इसी प्रकार से जो कुमारगुप्त शासक है, कुमारगुप्त राजा है, उसका जो स्तंभ लेख है, यानी कि उसने जो पिलर्स बनवाए थे उस पर जो लेख लिखा, ठीक है, उस लेख को यानी कि क्या कहा गया है? दिलवाड़ा स्तंभ लेख। तो स्तंभ पर यानी कि पिलर्स पे, पिलर्स को स्तंभ भी तो कहते हैं, ठीक है, तो स्तंभ पे ही उसने लेख लिखवाया, इसीलिए उसे स्तंभ लेख कहा गया, ठीक है। तो उस स्तंभ लेख का नाम क्या रख दिया? दिलवाड़ा। तो कुमारगुप्त जो है शासक, उसने दिलवाड़ा स्तंभ लेख में जो है इस बात का जिक्र किया है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। इसी प्रकार से जो स्कंदगुप्त है उसने भी एक स्तंभ लेख लिखा, यानी कि पिलर पे जो है लेख लिखवाया, उस स्तंभ लेख का नाम क्या था? भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। तो उसने भी जो है, उसके भी जो स्तंभ लेख से
हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, श्रीगुप्त। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो श्रीगुप्त है इसने अपने समय में जो है एक चीनी यात्री जिसका नाम है इत्सिंग, चीनी यात्री इत्सिंग ने जो है उल्लेख किया है कि जो श्रीगुप्त है उसने चीनी यात्रियों के लिए, इत्सिंग ने उल्लेख किया है कि जो श्रीगुप्त है उसने चीनी यात्रियों के लिए मृग शिखावन, ठीक है, मृग शिखावन जो कि सारनाथ के निकट है, सारनाथ के निकट। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने जो है मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण, और इस मंदिर के निर्माण के लिए उसने जो है 24 गांव दान में दिए। ठीक है, 24 गांव दान दिए। एक इतिहासकार जिसका नाम है जायसवाल, ठीक है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है इतिहासकार जायसवाल। तो इतिहासकार जायसवाल ने जिक्र किया है कि जो श्रीगुप्त है जब ये राजा नहीं था तो इसका जो नाम है, यानी कि राजा बनने से पहले इसका नाम क्या था, गुप्त। लेकिन जब यह राजा बना, ठीक है, यानी कि राजा बनने के पश्चात इसने जो है श्री की उपाधि धारण की, श्री की उपाधि धारण की, जिससे इसका नाम पड़ गया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। ठीक है, इसी प्रकार से जो श्रीगुप्त है यह पहले मुरुंडों के अधीन शासन करता था, मुरुंडों के अधीन पहले शासन करता था श्रीगुप्त, लेकिन बाद में इसने जो है अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली और बाद में इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, स्वतंत्र होकर इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, इस प्रकार से एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो श्रीगुप्त है यानी गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, जिसका शासनकाल 275 से 300 ईस्वी है। ठीक है, यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था। इस बात की जानकारी हमें जो है 3 सोर्सेज से मिलती है, 3 स्रोतों से मिलती है। समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी अभिलेख, कुमारगुप्त का दिलवाड़ा स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भित्ति स्तंभलेख। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त एक शासक का नाम है। ठीक है, जो गुप्त वंश का शासक है। तो कुमारगुप्त भी गुप्त वंश का शासक है, स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश का शासक है। इसी प्रकार से जो ये गुप्त वंश के शासक हैं इन्होंने कुछ अभिलेख लिखे यानी कुछ लेख लिखे। ठीक है, जो लेख थे वह पत्थर पे भी हो सकते हैं, किसी चट्टान पे भी हो सकते हैं, या फिर किसी तांबे की जो चादर है उस पे भी जो लेख लिखे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने जो है एक अभिलेख लिखवाया, एक लेख लिखवाया। ठीक है, उस लेख का नाम क्या था, प्रयागप्रस्थी। तो इसीलिए इस जो अभिलेख है इसका नाम पड़ गया समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी अभिलेख, क्योंकि वह समुद्रगुप्त ने जो है लिखवाया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी अभिलेख पड़ गया। तो समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी अभिलेख से जो है हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, यानी कि जो लेख है उस पर कुछ तो लिखा होगा श्रीगुप्त के बारे में, जिससे हमें जानकारी मिले कि जो श्रीगुप्त है वो गुप्त वंश का प्रथम शासक है। इसी प्रकार से जो कुमारगुप्त है गुप्त वंश का शासक, ठीक है, इन्होंने भी जो है एक स्तंभ लेख लिखवाया जिसका नाम था दिलवाड़ा। ठीक है, जो स्तंभ लेख है, स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर्स।
ठीक है। अगर पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ है, पिलर्स पे कुछ लेख लिखे हुए हैं, तो उसे हम स्तंभ लेख बोलेंगे। वो किसने लिखवाए थे? कुमारगुप्त ने लिखवाए। ठीक है, कुमारगुप्त ने जो स्तंभ लेख पर कुछ लेख लिखवाए और उस लेख का नाम रख दिया दिलवाड़ा स्तंभ लेख। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिस शासक ने लिखवाए थे, ठीक है, तो इसी प्रकार से उसका नाम भी उसके साथ जोड़ दिया गया, यानी कि कुमारगुप्त का दिलवाड़ा स्तंभ लेख। उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो श्रीगुप्त है वह गुप्त वंश का प्रथम शासक था। इसी प्रकार से थर्ड जो है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये भी एक स्तंभ पे लिखवाए थे, यानी कि पिलर पे लिखवाए थे, और इस स्तंभ लेख का नाम क्या है? भीतरी। ठीक है, तो जो जिस शासक ने लिखवाए थे यानी स्कंदगुप्त ने लिखवाए थे, इसीलिए इस स्तंभ लेख का पूरा नाम क्या बन गया? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रथम शासक था। यानी हमारे पास जो है 3 सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हमें जो है ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है श्रीगुप्त था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेखों में जो है श्रीगुप्त का जिक्र किया हुआ है और श्रीगुप्त के बारे में कुछ लिखा होगा। ठीक है, जिससे हमें ये जानकारी मिले कि वह प्रथम शासक है गुप्त वंश का। उसके बाद है एक चीनी इतिहासकार जिसका नाम है इत्सिंग। चीनी यात्री, एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग। उसने इस बात का उल्लेख किया है कि जो श्रीगुप्त है उसने चीनी लोगों के लिए, जो चीनी यात्री होते थे ना, जो चीन से आते थे यात्रा करने के लिए भारत में, और कुछ समय के लिए वे रुकते भी थे भारत में, जो कुछ भी देखते थे, ठीक है, तो उस पर कोई लेख लिख देते थे। ठीक है, कि भारत में इस शासक का जो है राज्य है, इस राजा का जो राज्य है, और राज्य में क्या क्या है, लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार रहते हैं, क्या खाना पीना है उनका, राजा किस प्रकार से जो है शासन करता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में जो है जो श्रीगुप्त है उसने मतलब जो चीनी यात्री है उसने श्रीगुप्त के बारे में लिखा है कि उसने चीनी यात्रियों के लिए मृग शिखावन जो है मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मृग शिखावन क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक है, जो कहाँ पे है? सारनाथ के निकट है, सारनाथ के नजदीक एक स्थान है जिसका नाम है मृग शिखावन। वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? श्रीगुप्त ने। उस मंदिर के निर्माण के लिए श्रीगुप्त ने जो है 24 गांव दान में दिए। ठीक है, 24 गांव। और एक इतिहासकार जिसका नाम है जायसवाल। जायसवाल का मानना है कि जो श्रीगुप्त है राजा बनने से पहले उसका नाम क्या था? गुप्त। ठीक है, राजा बनने से पहले उसका नाम गुप्त था, लेकिन राजा बनने के बाद उसने जो है श्री की उपाधि धारण कर ली और उसका नाम क्या बन गया? श्रीगुप्त। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जो श्रीगुप्त है वह पहले मुरुंडों के अधीन शासन करता था, यानी कि किसी के अधीन रह के, किसी के अंडर रह के काम करता था, मालिक नहीं था। ठीक है, तो किसी के अधीन रह के वह शासन करता था, लेकिन बाद में उसने स्वतंत्रता स्थापित कर ली। ठीक है, और अपना एक राज्य स्थापित किया और उसका जो नाम था महाराजा जो है, उसने महाराजा की जो उपाधि है वह धारण कर ली। और इनकी जो मुद्राएं वह कहाँ से पाई गई हैं? मुद्राएं बनारस, बनारस के पास से इनकी जो मुद्राएं हैं वह पाई गई हैं। इनकी जो मोहरें हैं, मोहरें, उन पर क्या अंकित किया गया है? उस पर गुप्त से और श्री गुप्त से, श्री गुप्त से जो है अंकित किया हुआ है। ठीक है, गुप्त से और श्री गुप्त से लिखा हुआ है। अंकित का अर्थ होता है लिखा होना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इनकी मोहरों पे? गुप्त से और श्री गुप्त से। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच, जो घटोत्कच है वह गुप्त वंश का दूसरा शासक था जिसका शासनकाल 300 से 319 ईस्वी था। 300 से 319 ईस्वी। ठीक है, जो घटोत्कच था इसने महाराजा की उपाधि धारण की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट शासक है यानी कि श्रीगुप्त, उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है घटोत्कच है उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। और जो घटोत्कच है इसके शासन काल की हमें जो है कोई भी जानकारी नहीं मिलती। शासन काल की कोई भी घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती।
ठीक है, यानी कोई भी सोर्सेज ऐसा नहीं है जिससे हमें घटोत्कच के शासनकाल की जानकारी मिलती हो। जैसे कई चीनी यात्री है ना, तो किसी भी राजा के टाइम में आते थे तो वह जो कुछ भी देखते थे इस राजा का जो है शासन है उसके बारे में लिख देते थे। तो लेकिन इसके समय की हमें जो है यानी घटोत्कच के शासनकाल की हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ऐसा हो सकता है कि उसके समय में कोई भी चीनी यात्री जो है ना आया हो, और ऐसा भी होता है कई बार कि किसी जो राजा है उसके राज्य में कोई लेखक या विद्वान होता है जो कि राजा के बारे में पूरी जानकारी जो है किसी किताब में लिख देता है, लेकिन जो घटोत्कच है उसके बारे में हमें उसके शासनकाल के बारे में जो है कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ अभिलेखों में बताया गया है गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है घटोत्कच था, लेकिन कुछ जो है अभिलेखों में बताया गया है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट शासक था श्रीगुप्त उसमें बताया था कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्ती है उसमें बताया गया है कि जो गुप्त वंश का प्रथम शासक है वह श्रीगुप्त था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती से तो हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है, श्रीगुप्त। ठीक है, प्रथम शासक यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक संस्थापक का अर्थ क्या होता है कि जो इसको शुरू करता है, जो इस वंश को शुरू करता है। ठीक है, तो उसे ही संस्थापक कहा जाता है। तो जो समुद्रगुप्त शासक है, ठीक है, उसने अपने अभिलेख में, उस अभिलेख का नाम क्या है, प्रयाग प्रस्ती, तो उसमें उसने इस बात का जिक्र किया गया है कि श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश का संस्थापक था जिसने गुप्त वंश शुरू किया था। लेकिन स्कंदगुप्त का सपिया अभिलेख और प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, इन दोनों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, घटोत्कच। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो घटोत्कच है, ठीक है, उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, यानी कि जो प्रथम शासक है श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की है। ठीक है, और जो घटोत्कच है इनके शासनकाल की किसी भी घटना की जानकारी जो है हमें कहीं से भी मिलती नहीं है, ना किसी किताबों से, ना ही किसी अभिलेख से। ठीक है, और समुद्रगुप्त मतलब कुछ जो अभिलेख हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन कुछ अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का प्रथम जो है शासक था, यानी प्रथम संस्थापक कौन था, घटोत्कच। तो पहले पढ़ते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है, ठीक है, जो उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो गुप्त वंश है, ठीक है, उसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त का जो सपिया अभिलेख है और जो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, अब यहाँ पे देखिए ताम्रपत्र है, जैसे मैंने आपको अभिलेख का मतलब समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। प्रभावती जो है यहाँ पर एक शासक का नाम है, एक राजा का नाम है। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ठीक है, ताम्र का अर्थ होता है तांबा। तो ताम्रपत्र, पत्र का मतलब क्या होता है, एक लेटर जिसपे हम
लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। पहले समय में तो यही चलता था ना, टेलीफोन नहीं होते थे तो, ठीक है। तो ताम्रपत्र अभिलेख, अभिलेख का मतलब क्या होता है? कोई लेख, जैसे मैंने आपको बताया, कोई लेख लिख देते थे किसी भी चट्टान पे, किसी शिला पे, किसी पर्वत पे या किसी भी छोटे से पत्थर पे, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो लेख लिखा गया है वे किस पे लिखा गया है? तांबे पे। तांबे का जो पत्र है यानी तांबे की जो चादर है उस पे जो है लेख लिखा गया है, तो उसे हमें ताम्रपत्र अभिलेख कहेंगे, ठीक है। तो जो प्रभावती गुप्त शासक है उसने पूना ताम्रपत्र अभिलेख, पूना तो आपको पता है एक शहर का नाम है, तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख यानी तांबे पर जो पत्र लिखा गया, जो अभिलेख लिखा गया है तांबे की जो चादर है उस पे, तो उसमें क्या लिखा गया है कि जो घटोत्कच है वह गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 319 से तो गुप्त वंश का जो है तीसरा जो शासक है वह कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश का महान शासक है, इस वंश का प्रथम महान शासक, महान शासक, ठीक है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पहले दो शासक हुए हैं यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है, ठीक है, महाराज की उपाधि, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने जो है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की, ठीक है। इन्होंने बिहार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, ठीक है। इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इनकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हो गई, सुदृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। जो गुप्त वंश है यानी कि गुप्ता डायनेस्टी, इसका जो तीसरा मतलब शासक है वह गुप्त वंश का पहला महान शासक है, महान शासक, ठीक है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पहले जो दो शासक थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, लेकिन इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इन्होंने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर जो है अपना अधिकार जमाया। इन्होंने जो है अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए, ठीक है। इन्होंने लिच्छवियों की जो राजकुमारी है जिसका नाम था कुमार देवी, उनसे विवाह रचाया और जिससे इनकी जो स्थिति थी, जो इनकी मतलब कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपनी जो विवाह है, ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं कि जब विवाह करते हैं तो वह अपने विवाह को याद रखने के लिए वीडियो बनवाते हैं और साथ ही जो है एल्बम बनवाते हैं ताकि वह अपने विवाह को याद रख सके या जब भी उन्हें याद आए तो वो उन्हें देख सके। तो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी विवाह की स्मृति में, स्मृति का मतलब होता है याद, अपनी विवाह की याद में इन्होंने जो है सोने के सिक्के बनवाए और सोने के सिक्के जो बनवाए थे वह बहुत ज्यादा स्पेशल बनवाए, यानी कि उन पर जो है एक साइड तो जो है चंद्रगुप्त और उनके साइड में यानी कि उनके बगल में जो है जो कुमार देवी है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्लस कुमार देवी,
जैसे आप देखते हैं कि जब शादी होती है किसी की, ठीक है, तो दूल्हा और दुल्हन पोज देकर जो है फोटो खिंचवाते हैं। साथ में इसी प्रकार से जो है चंद्रगुप्त प्रथम है, इसने भी जो है अपने विवाह को की याद में जो है इसने सोने के सिक्के जो है बनवाए थे, और जिसमें एक तरफ तो चंद्रगुप्त था और दूसरी तरफ थी कुमार देवी, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार का पोज, ठीक है। और साथ में क्या है कि उसकी बैक साइड जो सोने के सिक्के हैं उसकी बैक साइड लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, लक्ष्मी की, जो हमारी लक्ष्मी माता है उनकी आकृति बनी हुई थी, ठीक है। जो चंद्रगुप्त है उन्होंने अपने राज्यारोहण से 319 से 20 ईस्वी तक सुवंत जो है, यानी कि इसने अपने राज्यारोहण के समय से 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, ठीक है। और इन्होंने गुप्त संवत चलाया 319 से 320 ईस्वी तक एक संवत चलाया, गुप्त संवत, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी, इनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, इन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया, और अपना जो उत्तराधिकारी है वह किसे बनाया, समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इस बात की पुष्टि हमें कहां से मिलती है कि इन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया, इस बात की पुष्टि हमें 3 स्रोतों से मिलती है। वह 3 स्रोत कौन कौन से थे? समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती, एरण तथा रिद्धपुर अभिलेख, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह गुप्त वंश का तीसरा शासक था, ठीक है, लेकिन यह गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, ठीक है, महान वर्ड। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। लिच्छवियों से इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने राज्य को जो है और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे विवाह किया, ठीक है। और इन्होंने अपने विवाह की याद में जो है इन्होंने सोने के सिक्के जो है बनवाए। सोने के सिक्के भी बहुत अद्भुत थे। सोने के सिक्के पे क्या था, चंद्रगुप्त और राजकुमारी जो कुमार देवी हैं उन दोनों के जो है चित्र हैं वे बने हुए थे, और उसके सिक्के की जो है बैक साइड, ठीक है, लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, ठीक है। जैसे कि जो लोग हैं अपने विवाह को याद रखने के लिए एल्बम्स बनवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने अपने विवाह की स्मृति में, अपने विवाह की याद में इन्होंने सोने के सिक्के बनवाए थे, और उस पर जो है अपने जो है चित्र और कुमार देवी का चित्र जो है अंकित करवाया, ठीक है। और बैक साइड जो है लक्ष्मी की आकृति जो है उस पर बनवाई, और कुमार देवी से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। इन्होंने दूसरा काम क्या किया, इन्होंने अपने राज्यारोहण के समय से जब इनका ये गद्दी पे बैठे, ठीक है, और उस समय से यानी 319 में बैठे गद्दी पे, तो 319 से 20 में इन्होंने एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गुप्त संवत किसने चलाया तो आपको आंसर आना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सोने के सिक्के, ऐसे सोने के सिक्के किसने बनवाए जिसकी एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी की जो है आकृति बनी हुई है और उसकी बैक साइड लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो आपको इसका आंसर क्या देना है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इन्होंने जो है जो समुद्रगुप्त है,
ठीक है। ये मतलब जो है कुमार देवी के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पुत्र थे। इन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जो है जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास ले लिया और अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस बात की जानकारी यानी कि इन्होंने अपने जो है राज्य का जो उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त को नियुक्त किया था। इस बात की जानकारी हमें 3 जो है सोर्सेज से मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती, जो समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें अलग अलग तरह की जानकारी जो है मिल रही है। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती है, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त को जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दूसरा है एरण। एरण क्या है? एरण जो है मध्य प्रदेश का जो है एक गांव है, जहां पर हमें गुप्त शासकों से रिलेटेड जो है पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जिनसे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिस पर पत्थरों पर या अलग अलग आकृतियों पे जो है ये चीजें अंकित की गई हैं, जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है रिद्धपुर अभिलेख। रिद्धपुर अभिलेख ये भी एक अभिलेख है, ठीक है, जो किसी पत्थर पर लिखा होगा। ठीक है, उससे भी हमें ये बात की जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का जो है यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने अपना उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त को नियुक्त किया था। आगे पढ़ते हैं। गुप्त वंश का जो है चौथा शासक है समुद्रगुप्त। जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त को नियुक्त किया था। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है इसे एक पराक्रमी शासक माना जाता है। पराक्रमी शासक, ठीक है, यह गुप्त वंश का पराक्रमी शासक था। और जब इनका राज्यारोहण हुआ, राज्यारोहण जब ये गद्दी पे बैठे, तो गद्दी पे बैठने से पहले यानी कि राज्यारोहण से पहले इन्हें अपने भाई, इनका बड़ा भाई है जिसका नाम है काच, उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था काच, वह गद्दी पे बैठना चाहता था और उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी कर लिए थे। ठीक है, काच ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, क्योंकि उस समय में जो है सिक्के वही जारी करता था जो राजा होता था। ठीक है, जो शासक होता था वही जो है अपने नाम के सिक्के जारी करता था। तो जो इनका बड़ा भाई था काच, उसने जो है गद्दी पे बैठने के लिए अपने नाम के जो है सिक्के भी जारी किए थे। लेकिन परिस्थिति को जो है संभालते हुए, ठीक है, जो समुद्रगुप्त था उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, यानी कि नियंत्रण किया परिस्थिति को और गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, इन्होंने परिस्थिति को नियंत्रित किया और गद्दी पर बैठ गए। जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, इन्होंने जो है दिग्विजय की नीति अपनाई थी, यानी इन्होंने संपूर्ण भारत पर जो है विजय प्राप्त की। दिग्विजय, दिग्विजय की नीति इन्होंने अपनाई, यानी कि संपूर्ण भारत पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है, इसीलिए जो वी.ए. स्मिथ है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, इन्होंने अपने टाइम में जो है जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें जो है विजय प्राप्त की थी। इन्होंने संपूर्ण भारत पर जो है राज्य किया। ठीक है, और इसीलिए जो वी.ए. स्मिथ है, इन्होंने इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन अगर आता है कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वी.ए. स्मिथ ने, वी.ए. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। ठीक है, तो वी.ए. स्मिथ ने जो है इनकी बहादुरी को देखते हुए, ठीक है, इनकी दिग्विजय की नीति को देखते हुए जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया है। और इसके बाद इनका जो एक कवि है, कवि हरिसेन, कवि हरिसेन,
जो कि इनका एक दरबारी है, यानी समुद्रगुप्त का दरबारी है कवि हरिसेन। कवि हरिसेन की जो है प्रयाग प्रस्ती से हमें समुद्रगुप्त के कार्यकलापों की जानकारी मिलती है। कार्यकलापों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो जो कवि हरिसेन हैं, इन्होंने जो है समुद्रगुप्त को 2 उपाधियों से विभूषित किया है, कविराज और संगीत का प्रेमी। ये जो 2 उपाधियां हैं, ये किसने दी हैं? उपाधि कवि हरिसेन, यानी इनका जो दरबारी है कवि हरिसेन, उसने इन्हें ये 2 उपाधियां जो है दी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सब कुछ इनके बारे में, सारी जानकारी देने के बाद एक बार दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। इन्होंने कई उपाधियां भी धारण की थी। उपाधियां कौन कौन सी? कविराज, परम भागवत, रज्जु छत, अश्वमेध पराक्रम, और विक्रम। इन्होंने ये उपाधियां धारण की। इन्होंने अपने जो है पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ताना संबंध स्थापित किए। इससे अपने पड़ोसी राज्यों से। इन्होंने सिलोन के राजा को बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी, यानी परमिशन दी। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, यह गुप्त वंश का एक पराक्रमी शासक था। 2 क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुप्त वंश का पराक्रमी शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, इन्होंने राज्यारोहण से पहले, यानी कि जब यह गद्दी पर नहीं बैठे थे, गद्दी पे बैठने ही वाले थे, तो इनसे पहले जो है गद्दी पे बैठने से पहले इन्होंने अपने बड़े भाई जिसका नाम था कांच, उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो कांच था वह खुद गद्दी पे बैठना चाहता था, इसीलिए उसने अपने नाम के जो है सिक्के भी जारी कर लिए थे। लेकिन स्थिति को जो है कंट्रोल करते हुए, नियंत्रण करते हुए इन्होंने स्थिति को नियंत्रण कर लिया, परिस्थिति को जो है संभाल लिया। ठीक है, और जो है यह गद्दी पे बैठे और इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी कि इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। इन्होंने बहादुरी से सामना किया और इन्होंने जो है संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की, यानी इन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, जीत ही प्राप्त की है। तो इसी उपलब्धि को देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए कि जो इतिहासकार वी.ए. स्मिथ है, उन्होंने जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है समुद्रगुप्त को? वी.ए. स्मिथ ने। ठीक है, तो इनका जो एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, यानी समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि है जिसका नाम है हरिसेन। उसकी जो प्रयाग प्रस्ती है उससे हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के कार्यकलापों की, इसकी कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के टाइम में, ठीक है, क्या क्या काम किए। कार्यकलाप, कार्य का मतलब क्या होता है? काम, कि कौन कौन से काम किए उन्होंने। ठीक है,
और जो इनका जो दरबारी कवि है जिसका नाम है हरिसेन, इन्होंने इनको उपाधियां दी है कुछ इनको देखते हुए इन्होंने इन्हें कविराज कहा है। कवि का अर्थ तो आप जानते हैं, ठीक है, जो कविता लिखता है। तो मतलब इनमें कुछ गुण हो गए ऐसे जिस करके जो है जो कवि हरिसेन है उन्होंने जो है इन्हें कविराज कहा। और माना जाता है ये संगीत के प्रेमी थे, इन्हें संगीत जो है बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए जो इनका दरबारी है जिसका नाम है हरिसेन, उन्होंने जो है इन्हें संगीत का प्रेमी भी कहा है। ठीक है, जो कवि हरिसेन है उन्होंने जो इन्हें ये दो उपाधियों से संबोधित किया है, कविराज और संगीत का प्रेमी। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है उन्होंने और भी उपाधियां जो है ग्रहण की थी, जैसे कविराज, परम भागवत, रजोछत, अश्वमेध पराक्रम, ठीक है, और विक्रम। ये उपाधियां इन्होंने जो समुद्रगुप्त है इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, यानी कि दोस्ताना संबंध स्थापित किया। ठीक है, अपने जो पड़ोसी राज्य लगते थे। इन्होंने सीलोन का जो राजा था, ठीक है, सीलोन का राजा, उसे बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की भी अनुमति दी, यानी कि परमिशन दी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। तो गुप्त वंश का जो है 5वां शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा था। कुछ सामयिक जो अभिलेख हैं, समसामयिक जो अभिलेख होते हैं उसका अर्थ होता है उसके समय के ही कुछ अभिलेख। उसके समय के कुछ अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है यह गद्दी पे बैठा। लेकिन कुछ अभिलेखों और कुछ जो है सिक्कों से जानकारी मिलती है कि इन दोनों के बीच जो है समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त है इसका जो बड़ा भाई है जिसका नाम है रामगुप्त, वह गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो कई सोर्सेज है जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि रामगुप्त जो है गद्दी पे बैठा था। पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो गुजरात है, गुजरात के शकों को, गुजरात के जो शक थे, शकों को पराजित करने के पश्चात ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, मतलब ऐसा माना जाता है, कुछ अभिलेखों से ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त है इनके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पे बैठा। लेकिन कुछ अभिलेखों और सिक्कों से ये जानकारी मिलती है कि इन दोनों के बीच इनका जो बड़ा भाई है रामगुप्त वह गद्दी पे बैठा था। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने गुजरात के जो शक थे, जो शासक हैं, उनको पराजित करने के पश्चात वह विक्रमादित्य और शकारी जो उपाधियां हैं उसने ग्रहण की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वह सोर्सेज, वह अभिलेख जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि इसका जो बड़ा भाई है रामगुप्त वह गद्दी पे बैठा, वह कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इस बात की पुष्टि होती है, इस बात की जानकारी मिलती है। तो रामगुप्त की जानकारी के स्रोत बाणभट्टकृत हर्षचरित्र यानी बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र नामक पुस्तक है उससे हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि जो है समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त जो है गद्दी पे बैठा था। इसके साथ ही विशाखदत्त कृत देवी चंद्र गुप्तम, यानी विशाखादत्त जो मतलब एक लेखक है विशाखादत्त, उसने भी जो है उसके द्वारा रची है। कृत का मतलब उसके द्वारा रची गई। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, उसने जो देवी चंद्रगुप्तम नामक जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है, या जो भी लेख लिखा होगा, ठीक है, या रचना लिखी होगी, तो उससे हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है भोज का
श्रृंगार प्रकाश राजशेखर की काव्य मीमांसा, ठीक है। तो यानी कि जो भोज है, राजा भोज, ठीक है, तो भोज का श्रृंगार प्रकाश, उसने जो लिखा हुआ श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, उससे भी हमें जो है चंद्रगुप्त के रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही जो राजशेखर है, उसने जो काव्य मीमांसा लिखी थी, ठीक है, उससे भी हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है कृत हर्ष चरित्र की टीका, अबुल हसन अली का मुजमल उल तवारीख, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रामगुप्त है, उनकी जानकारी के हमें जो है अलग अलग सोर्सेस मिलते हैं, साहित्य मिलते हैं, ठीक है। साहित्य यानी कि लिखा हुआ कोई पुस्तक वगैरह, कोई रचना वगैरह, जिससे हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। वह है बाणभट्ट कृत यानी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचित्र, विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम यानी विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम, भोज का जो है श्रृंगार प्रकाश, राजशेखर की काव्य मीमांसा, शंकराचार्य कृत यानी शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई हर्षचित्र की टीका, अबुल हसन अली का जो है मुअज्जम अल तवारीख, जो अबुल हसन अली है, उन्होंने जो है मुजमल उल तवारीख लिखी थी, जिससे हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रामगुप्त की जानकारी के कुछ अभिलेख, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि रामगुप्त जो है वह समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पे बैठा था, ठीक है। अभिलेखों के नाम जैसे सज्जन लेख, सगली लेख, काम्बे लेख, दुर्जनपुर लेख, ठीक है। इन लेखों से हमें जो है, ये 4 तरह के अभिलेख हैं, जिनसे हमें जो है रामगुप्त की जानकारी के जो है मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि जो रामगुप्त है, उसकी जानकारी के जो है कौन-कौन से लेख हैं। तो अलग-अलग जो है किसी और 3 जो है अभिलेखों के नाम बताए जा सकते हैं, साथ में इनमें से किसी भी एक लेख का नाम बताया जा सकता है। तो आपको जो है ये चारों लेखों के नाम याद होने चाहिए कि जहाँ से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही जो है रामगुप्त की जानकारी के जो साहित्य है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो हमें पता होना चाहिए कि बाणभट्ट कृत हर्षचित्र से भी हमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो 6 के नाम लिखे हुए हैं आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। गुप्त वंश का जो है अगला राजा है कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके पश्चात गद्दी पे बैठा, ठीक है। जो कुमारगुप्त प्रथम था, ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक इसे माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पर दूर दूर से जो लोग हैं पढ़ने के लिए आते थे। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है चाणक्य, ठीक है, और आजीविक नामक जो एक वैद्य है वह, और साथ में जो है मखली गौशाल जो है, मतलब इन्होंने यहीं पर विद्या जो है प्राप्त की थी, ठीक है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक किसे माना गया है? कुमारगुप्त को। जो कुमारगुप्त है इसके सिक्कों पर मयूर की आकृति
बनी हुई है। मयूर किसको कहते हैं? मोर को। यानी कि इनके सिक्कों पर जो है मयूर यानी मोर की जो आकृति है वो बनी हुई है और इनके सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? इनके सिक्कों से। गुप्त वंश में सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वे किसके पाए गए हैं? कुमारगुप्त के। सर्वाधिक यानी गुप्त वंश में जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी शासक हुए हैं, उनमें सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वह कुमारगुप्त के ही पाए गए हैं। ठीक है, इनके जो कुमारगुप्त है, इनका जो बिलसड़ बिलसड़ अभिलेख है, बिलसड़ अभिलेख, ठीक है, उससे हमें जो है बिलसड़ अभिलेख से जो है हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त को चारों समुद्रों का विजेता कहा जाता था। चारों समुद्रों का विजेता कहा जाता था। इनका एक दरबारी कवि है जिसका नाम है दरबारी कवि, जिसका नाम है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी, जो कि संस्कृत का विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। उसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, जिससे हमें दशपुर में सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो कुमारगुप्त प्रथम है वह 415 से लेकर 454 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा था और नालंदा विश्वविद्यालय का उसे संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व भर में जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। तक्षशिला में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है। ठीक है, तो इनका जो संस्थापक है, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से जो मतलब स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वे पढ़ने के लिए आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, आप बात ये है जो नोट कर लीजिए। और उसके बाद है इनके सिक्कों पर, यानी कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं इन पर जो है मयूर की आकृति बनी हुई है। मयूर का मतलब होता है मोर। मोर की जो आकृति है बनी हुई है। इनके सिक्कों से हमें पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे जब वह अपने नाम के सिक्के जारी करते थे तो उसपे कोई ना कोई मतलब अगर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है तो इसका मतलब उनके सिक्कों पर, कॉइन पर, उन्होंने जब अपने शासनकाल में जो सिक्के जारी किए थे उनके जो कॉइन्स थे तो उन पर जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करते हुए अपने आप को दिखाया। उस पे जो है चित्र बना हुआ, अंकित किया हुआ उस चित्र को। ठीक है, तो चित्र से हमें जानकारी मिलती है कि उस पर जो चित्र बना हुआ है इससे यही जानकारी मिलती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया होगा, क्योंकि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख, मतलब गुप्त वंश के सबसे ज्यादा अभिलेख जो हैं वे कुमारगुप्त के पाए गए हैं। इनका जो बिलसड़ अभिलेख है, ठीक है, इनके बिलसड़ अभिलेख से जो है हमें जानकारी मिलती है कि बिलसड़ अभिलेख में इन्हें चारों समुद्रों का विजेता कहा गया। अगर क्वेश्चन आता है चारों समुद्रों का विजेता किसे कहा गया तो आपको पता होना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम को। अगर क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है कुमारगुप्त को। अगर क्वेश्चन आता है कि जो किस शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति बनी हुई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम है उसका आंसर। ठीक है, तो
इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था वत्स भट्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस शासक के जो है कवि दरबारी कवि का नाम वत्स भट्टी है, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या है, कुमारगुप्त। यानी कि सभी पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो कुमारगुप्त है इनके दरबारी कवि का नाम वत्स भट्टी है, जो कि संस्कृत का प्राकंठ विद्वान है, बहुत जाना माना विद्वान है। उसने मंदसौर प्रस्ति की रचना की थी। ठीक है, और जिससे हमें जो है पता चलता है कि उन्होंने दशपुर में सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है, यानी दशपुर में उन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, इनका जो दरबारी कवि है उसने जो रचना की थी, ठीक है, मंदसौर प्रस्ति की, उसकी रचना से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने दशपुर में सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। नेक्स्ट शासक है स्कंदगुप्त, यानी कुमारगुप्त के पश्चात जो है स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठा, जिनका शासनकाल जो है 455 से लेके 467 ईस्वी है। ठीक है, इनके समय में हुणों ने आक्रमण किया, हुणों ने इनके समय में आक्रमण किया और इन्होंने हुणों पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, कंट्रोल कर लिया इन्होंने हुणों पर। उसके पश्चात जो है मल्लेच, इन्होंने मल्लेच्छों पर जो है सफलता प्राप्त की, इसलिए इनका जो गुणगान है वह किस अभिलेख में गाया गया है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने मल्लेच्छों को किस प्रकार से जो है कंट्रोल किया, मलेच्छों पर किस प्रकार से इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इनके समय में उन्होंने भी आक्रमण किया था और इन्होंने जो है शक्रादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है कहोम अभिलेख से। कहोम अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ह्यूनसांग ने नालंदा के संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य का जो है जिक्र किया है, शक्रादित्य। और जो स्कंदगुप्त है, ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त ने चीनी जो शासक है, चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत को भेजा। ठीक है, जो स्कंदगुप्त है जिसका शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी, इसके समय में हुणों ने आक्रमण किया था, लेकिन इन्होंने जो है स्कंदगुप्त ने हुणों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इन्होंने मलेच्छ पर भी सफलता प्राप्त की थी और मलेच्छ पर इन्होंने जो सफलता प्राप्त की, इस चीज का जो गुणगान है हमें कहां से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से जो हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन्होंने शक्रादित्य नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें जो है कहोम अभिलेख से प्राप्त होती है। इन्होंने जो चीनी यात्री ह्यूनसांग है उसने नालंदा के संघाराम को बनवाने वाले शासकों में, ठीक है, जिन शासकों ने जो है नालंदा का संघाराम बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें जो संघाराम यानी कि कमरे होंगे, ठीक है, तो उसको संघाराम का नाम दिया होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, उसको बनवाने वाले जो शासक हैं, जो राजा थे, उनमें जो है शक्रादित्य के नाम का जिक्र किया है। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त है, उसने चीनी सम्राट, जो चीनी राजा है, उसके दरबार में एक राजदूत भेजा था, एक गुप्तचर भेजा था। ठीक है, अब जो
गुप्त वंश के शासक हैं। इनके पश्चात जो है गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हुए थे उनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बाद के गुप्त शासकों का कालानुक्रम, यानी कि जो स्कंदगुप्त के पश्चात जो गुप्त शासक हुए थे, ठीक है, उनके बारे में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। जो उनका जो काल क्रमानुवाइज है वो बताने वाली हूँ। ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं थे क्योंकि आगे के जो है कमजोर शासक थे तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाद के जो गुप्त शासक है यानी कि जो स्कंदगुप्त है, इनके पश्चात जो है गद्दी पे बैठे थे पुरुगुप्त। इनके पश्चात पुरुगुप्त के पश्चात जो है गद्दी पे बैठे थे कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात जो है गद्दी पे बैठे थे बुद्धगुप्त के पश्चात नरसिंहगुप्त, बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य के पश्चात गद्दी पे बैठे थे भानुगुप्त के पश्चात वैन्यगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय के पश्चात जो है विष्णुगुप्त गद्दी पे बैठे, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के पश्चात जो है बाद के गुप्त शासक जो उनका कालानुक्रम है सबसे पहले है पुरुगुप्त गद्दी पे बैठे थे। पुरुगुप्त के पश्चात जो है यानी स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त गद्दी पे बैठे, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त के पश्चात जो है ब्रह्मगुप्त के पश्चात नरसिंहगुप्त बालादित्य, और नरसिंहगुप्त बालादित्य के पश्चात भानुगुप्त के पश्चात वैन्यगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त तृतीय के पश्चात जो है विष्णुगुप्त। पहले के जो राजा होते थे अपने नाम के पीछे कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त तृतीय लगा देते थे। अगर उनके जो बाद जो गद्दी पे बैठते थे उनके या जो बच्चे होते थे उनके नाम के पीछे भी वे इस प्रकार से लगा देते थे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो गुप्तों के मूल स्थान के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं कि जो गुप्त शासक थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। गुप्तों का मूल निवास स्थान, गुप्तों का मूल निवास स्थान क्या था, इसके बारे में जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। जैसे कि चीनी यात्री जो गुप्त शासक हैं, ठीक है, इनका मूल निवास स्थान था मगध। केपी जायसवाल के अनुसार इनका मूल निवास स्थान था पंजाब। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इनका मूल निवास स्थान था मगध, साकेत और प्रयाग। एस.आर. गोयल का मानना है कि इनका मूल निवास स्थान था प्रयाग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग इतिहासकारों के जो है इनके मूल स्थान के बारे में जो है अलग अलग मत हैं। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है उनके अनुसार इनका मूल निवास स्थान था मगध। केपी जायसवाल के अनुसार इनका मूल निवास स्थान था पंजाब।
विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अकॉर्डिंग इनका मूल निवास स्थान था मगध, साकेत और प्रयाग। और SR गोयल के अकॉर्डिंग जो है इनका मूल निवास स्थान क्या था? प्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति की। अलग अलग इतिहासकारों के जो अलग अलग विचार हैं कि जो गुप्त शासक है इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, गुप्त वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में 4 कथन है। ब्राह्मण वर्ग से उत्पत्ति, ब्राह्मण वर्ग से उत्पत्ति। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त वंश है इनकी उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मण वर्ग से। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्षत्रिय वर्ग से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति थी वह वैश्य वर्ग से हुई थी। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति जो है शूद्र वर्ग से हुई थी। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग से उत्पत्ति थी इसके बारे में जो है किन किन इतिहासकारों ने कहा है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वर्ग से हुई थी। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। तो प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि जो गुप्त वंश है इनकी उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मण वर्ग से। ठीक है, इसी प्रकार से जो है गौरी शंकर ओयना, सुधारक चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो गौरी शंकर ओयना जो हैं और सुधारक चट्टोपाध्याय इनका मानना है कि जो गुप्त वंश है इनकी उत्पत्ति हुई थी क्षत्रिय वर्ग से। ठीक है, इसके बाद जो है अल्तेकर, आयंगर और मिराशी, इनका मानना है कि गुप्त वंश की जो उत्पत्ति है वह वैश्य वर्ग से हुई थी। ठीक है, KP जायसवाल और सलन। ठीक है, इनका मानना है कि जो गुप्त वंश है इनकी उत्पत्ति हुई थी शूद्र वर्ग से। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जो इतिहासकार है उनका अलग अलग मत है कि गुप्त वंश की जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई थी। आई थिंक आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है PDF दिया हुआ है, वहां उस लिंक पर जाकर आप जो है अपने नोट्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।